ठीक है। सो अब हम दोबारा से मैं आपको कैटेगरीज बता रहा हूं। सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ पाकिस्तान में सेक्शन A1 आर वेल एजुकेटेड सेल्फ एम्प्लॉयड लार्ज स्केल बिजनेसमैन, ये 6%, ये तकरीबन आपका 4% है। फिर सेक्शन A2 इज 6%, ये रिलेटिवली वेल एजुकेटेड लोग हैं, मीडियम टू लार्ज स्केल बिजनेसमैन है। सेक्शन B ये 12% है, रिलेटिवली वेल एजुकेटेड लोअर मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव्स एंड ऑफिसर्स। सेक्शन C ये आपकी प्रीडोमिनेंटली स्मॉल रिटेलर्स एंड बिजनेसमैन है, 20%। अब याद रखो बेटा कि जब आपने सेगमेंटेशन और टारगेटिंग करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि कितने परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करती है। आपने टोटल पॉपुलेशन के ऊपर सेगमेंटेशन या टोटल नंबर ऑफ वेमेन एंड टोटल नंबर ऑफ मेन के ऊपर सेगमेंटेशन और टारगेटिंग वो नहीं कर देनी है। अब हमारे पास 22%, जैसा आपको मैं यहाँ स्लाइड पर दिखा रहा हूं, अर्बन पॉपुलेशन है, वो रिलेटिवली वेल एजुकेटेड स्किल्ड वर्कर्स हैं, नॉट सो वेल एजुकेटेड स्मॉल रिटेलर्स हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ मेंबर्स हैं। अब जो भी आप प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन कर रहे हो उसके मुताबिक पाकिस्तान का सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन आपके सामने बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह आपके जो 45,000 विलेजेस हैं उसमें 25% आपके जो रूरल एरिया है, दिस इज मिडिल क्लास ऑफ रूरल पाकिस्तान। एजुकेशन लेवल ऑफ हेड्स ऑफ हाउसहोल्ड इज मच लोअर देन आपका सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेट ए एंड बी, सेक्शन ए एंड बी। ठीक है, आपका जो सेक्शन ए और बी है उससे काफी कम उनका लेवल होगा। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट्स उनके पास भी शायद ना हो। इसी तरह 32% आपकी जो रूरल पॉपुलेशन है वो सेक्शन डी से बिलोंग करती है, एंड दिस इज द लार्जेस्ट एसईसी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स। Illiteracy among the heads of household is very common. Structure of house is either semi पक्का और पक्का लोअर। ठीक है, ये कैटेगरीज उन्होंने डिफरेंट बनाई हुई हैं। अब ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन भी ऑपरेट कर रही है। For example, something like 40% population, the total population of Pakistan is below poverty line. Okay, तो very much आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए ताकि आप एनालिसिस करते वक्त जरा रियलिस्टिकली चीजों को विजुअलाइज वो कर सको। अब इसके बाद एक स्टेप आता है, आगे हम और चलते हैं। यहां पर अब वो पाकिस्तान के हवाले से आपको एजुकेशनल लेवल वो बता रहा है। इसमें हमारे पास जेंडर और एज ये दो कैटेगरीज हैं। जेंडर में अब देखिएगा कि वो आपको ओवरऑल एक सेगमेंट आपको बता रहा है, और इसके नीचे आपके पास वो दिया हुआ है कि इलिटरेट कितने परसेंट हैं, अंडर मैट्रिक कितने हैं, मैट्रिक एंड हायर सेकेंडरी कितने हैं, और ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट जो एजुकेशन के लोग हैं वो कितने हैं। सो इन कलर बार्स के साथ हम जेंडर वाइज भी और एज वाइज भी अपना डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन देख सकते हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन किस तरीके से कितनी एजुकेटेड है और कहां पर कितने परसेंट पॉपुलेशन कितनी लिटरेसी रेट के साथ किस एज ग्रुप के साथ वो बिलोंग करती है। इसी तरह आपका उसने आपको जियोग्राफिकली भी सेगमेंटेशन बनाकर दे दी कि जियोग्राफिकली भी जो आपके 10 मेजर सिटीज थे जिनमें 19% पॉपुलेशन थी, आपका रेस्ट ऑफ अर्बन बकिया तमाम सिटीज विच आर समथिंग लाइक आपके जो 500 टोटल में से अगर हम 10 निकाल दें तो 490 आपके जो अदर रूरल एरिया अर्बन एरियाज हैं, और उसके बाद रूरल पॉपुलेशन उसकी भी सेगमेंटेशन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, जिसमें कि इलिटरेट कितने हैं, अंडर मैट्रिक कितने हैं, मैट्रिक टू हायर एजुकेशन एंड ग्रेजुएट टू पोस्ट ग्रेजुएट, ये सारा डाटा आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद बेटा फिर आपको वो सेक्शन वाइज भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाकर प्रोवाइड कर रहा है। सो अब आपके पास इस मॉडर्न वर्ल्ड में ये बहाना नहीं है कि आपको डाटा नहीं मिल रहा या आपको पता नहीं चल रहा कि पॉपुलेशन को सेगमेंट कैसे करना है, अपॉर्चुनिटी को अवेल कैसे करना है, या आपने अपने डिमांड को कैलकुलेट कैसे करना है। ओके, अब आपको मैं एक और डॉक्यूमेंट बेटा दिखा रहा हूं। अब ये डॉक्यूमेंट इज अगेन मेड बाय द सेम कंसल्टेंट्स। अब ये डॉक्यूमेंट आपका मैं 2020 का आपको दिखा रहा हूं, जिसमें के पोस्ट कोविड-19 एंड पोस्ट बजट सिनेरियोज के ऊपर बात वो की गई है। ठीक है, सो अब हम पोस्ट कोविड-19 और पोस्ट बजट सिनेरियो में जून 2020 के अंदर बैठकर हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर्स में क्या शिफ्ट्स जो हैं वो रूनुमा हुई हैं। अब उसके हवाले से हमारे पास सबसे पहले आपकी सेल्स फोरकास्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स डेवलपमेंट है, न्यू कैटेगरीज एंड एसकेयू लॉन्चेस है, इसके ऊपर बात वो की जा रही है।
ठीक है, कंज्यूमर मल्टीमीडिया इंडेक्स कैलकुलेट हो रहा है, कंज्यूमर हाउस होल्ड पैनल्स हमारे कैलकुलेट हो रहे हैं. सो यहां पर वो आपसे डिस्कस करेंगे कि हाउ वी विल मेजर द कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट. ओके, सो मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ पाकिस्तान से बात को शुरू करवाकर व्हाट इज अहेड एंड शैल चेंज फॉर एवर इन डेली लाइफ. ठीक है, जिसको हम एक न्यू नॉर्मल का नाम दे रहे हैं आजकल. एक न्यू नॉर्मल जो आपका डेवलप हो रहा है, उसके अंदर कंज्यूमर्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या तब्दीली रूनुमा हो रही है, इस सारे के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन वो इस डॉक्यूमेंट में आपके साथ वो शेयर की जाती है. ओके, एक बात बेटा याद रखिएगा कि हमारी जो जनरेशन है, आप लोग जो हो, आप लोगों ने पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन देखी है जो 1920 के बाद 2020 में आई है. 1920 में आपका स्पेनिश फ्लू वो स्प्रेड हुआ, वो एक पैंडेमिक का एक वक्त गुजरा. उसके बाद 100 ईयर्स के बाद अब दोबारा 2020 के अंदर ये पैंडेमिक कोविड-19 की शक्ल में वो हमें नजर आता है. सो अब बेटा आपके बहुत से फैक्ट्स एंड फिगर्स वो इंटायरली चेंज हो जाएंगे. इंडस्ट्रीज की आउटलुक चेंज हो जाएगी. आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो सकता है, फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो अब स्टार्ट ले ले, बिकॉज जो आपका साइबर फिजिकल सिस्टम्स का कॉन्टेक्स्ट था उसको भी अब हमें अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन की वो जरूरत है. सो ये तमाम चीजें दे आर टेकिंग अप अ शिफ्ट, दे आर टेकिंग अप अ चेंज. और उस तमाम के मुताबिक जब हम पेस्टल एनालिसिस, पोर्टर एनालिसिस, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स को देखेंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे, तो बेटा उसके अंदर बहुत सारी नई तब्दीलियां, बहुत सारे नए राज हमारे सामने वो आश्कार होने वो शुरू होंगे. इसके अलावा यहाँ पर कुछ और फर्दर डॉक्यूमेंट्स भी हैं. जो जो हमारी डिस्कशन आएगी वो डॉक्यूमेंट्स आपको मैं शो करता रहूंगा. अब हम बेटा वापस आ रहे हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर. यहाँ पे हम बात कर रहे थे डन एंड ब्रैडस्ट्रीट कंट्री रिस्क रेटिंग की. जून 2020 की आपको मैंने फिगर्स दिखाई और साथ आपको मैंने बताया कि इस वक्त पाकिस्तान 6A कैटेगरी के अंदर लाई कर रहा है, विच इज अ हाई रिस्क एरिया. अब आपका ऑथर आपकी बुक में लिखता है कि प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग एन एक्सटर्नल ऑडिट वो क्या है. सो उसके मुताबिक फर्स्ट गैदर कंपेटिटिव इंटेलिजेंस. आपकी एक इंडस्ट्री के ऊपर बड़ी डीप निगाह होनी चाहिए. and information about economic, social, cultural, demographic, environmental, political, governmental, legal and technological trends, इन तमाम का हमने ऑडिट करना है. सेकेंड स्टेप, इंफॉर्मेशन शुड बी assimilated and evaluated. उस सारी इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद हम उसको इवेल्युएट करेंगे, उसकी मैट्रिसेस डेवलप करेंगे, जैसे बेस्ट इंपैक्ट मैट्रिक्स, EFE मैट्रिक्स, ये CPM, ये हमारे पास डिफरेंट मैट्रिसेस डेवलप होंगी. A final list of the most important key external factors should be communicated. और वो आखिरी लिस्ट जो हम प्रिपेयर करेंगे जिसमें के हायरार्की ऑफ प्रायोरिटी के मुताबिक जो हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स हैं वो काउंट की जा रही होंगी. एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में वो कहता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स शुड बी इंपॉर्टेंट टू अचीविंग लॉन्ग टर्म एंड एनुअल ऑब्जेक्टिव्स. जो आपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अपने स्ट्रेटेजिक, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल वो बनाए होंगे, वो मेजरेबल होंगे, जैसे हमने कहा था कि वो स्मार्ट होने मस्ट है. एप्लीकेबल टू ऑल कंपीटिंग फर्म्स एंड हायरार्किकल इन द सेंस दैट सम विल pertain to the overall company and others will be more narrowly focused on functional or divisional areas. अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझने के लिए हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारी सेग्रीगेटेड है इनटू सोसाइटल एनवायरनमेंट एंड टास्क एनवायरनमेंट. जब हम वर्ड सोसाइटल एनवायरनमेंट का यूज करेंगे, इसको जनरल एनवायरनमेंट भी कहते हैं, नेशनल मार्केट भी कहते हैं. तो इसके अंदर क्या कुछ होगा? मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास होंगे इकोनॉमिक फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल एंड सोशियो कल्चरल. इसको हम मुल्की सतह पर देखते हैं. और जब हम टास्क एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो उसमें सप्लायर्स, एम्प्लॉइज एंड लेबर यूनियन, कंपेटिटर्स, ट्रेड एसोसिएशन, कम्युनिटी, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप जिसमें कि NGOs, NPOs, ये सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो ये सब आपके टास्क एनवायरनमेंट के पार्ट है, जिसको माइक्रो एनवायरनमेंट या इंडस्ट्री का नाम भी वो हम दे सकते हैं. So the white and the blue circle you are looking in your slides is basically talking about external environment. और जो दरमियान में आप देख रहे हो, दैट वुड बी योर कंपनी, दैट वुड बी योर फैक्ट्री, दैट वुड बी योर कारखाना, दैट वुड बी योर दुकान, जिसके ऊपर भी आप अपना ऑडिट कर रहे हो. और वहां पर फिर हम डिस्कस करेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट को, जिसमें स्ट्रक्चर, कल्चर, रिसोर्सेज ये डिस्कस किए जाते हैं. तो ये आपकी एक ओवरऑल सी लिस्ट
मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड वो किया हुआ है। आपका जो पहला मेजर असाइनमेंट है ग्रुप असाइनमेंट, जो ऑब्वियसली आपका मेजर कंट्रीब्यूशन भी होगा टुवर्ड्स योर एफआईपी और द कोर्स प्रोजेक्ट, वो बेटा ग्रुप असाइनमेंट है एक्सटर्नल ऑडिट। ठीक है, सो अगले आज के इस वीक में और नेक्स्ट वीक में जो कुछ भी हम सीखेंगे वो सारा कुछ आपने अप्लाई करना है ऑन द इंडस्ट्री एंड द कंपनी यू आर प्लानिंग टू लॉन्च। और बेटा वो सारा डाटा आप मुझे सबमिट करवाओगे, उसकी ड्यू डेट आपको गूगल क्लासरूम के ऊपर शेयर वो हो जाएगी। अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन व्यू। ठीक है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल व्यू ये एक स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन की जाती है। हमारे पास दो व्यूज एक्चुअली डिस्कस किए जाएंगे। एक को हम कहते हैं आईओ व्यू, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल व्यू, और दूसरा हमारे पास कहलाता है आरबीवी। आरबीवी स्टैंड्स फॉर रिसोर्स बेस्ड व्यू। अब इन दोनों में फर्क यह है कि जब हम वर्ड यूज करेंगे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल व्यू का, तो इसका मतलब यह है कि पहले आप अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को फाइंड आउट करो। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को ढूंढने के बाद आप अपनी इंटरनल कंपनी रिसोर्स बिल्डिंग की तरफ तवज्जो दो कि अब आपने उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल कैसे करना है और थ्रेट्स को अवॉइड कैसे करना है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं आईओ इन सिंपल टर्म्स। जब हम वर्ड यूज करेंगे आरबीवी का, रिसोर्स बेस्ड व्यू का, तो उसका मतलब यह होगा कि पहले आप अपना सेल्फ कैथारसिस करो, आप सेल्फ एनालिसिस करो, आप ये देखो कि आपके पास इंटरनल कैपेबिलिटीज और कंपिटेंसीज क्या हैं, आपके पास इंटरनल स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके पास कोर कंपिटेंसीज और कंपेटिटिव एडवांटेजेस क्या हैं। जब आप अपना इंटरनल एनालिसिस कर लो, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को फाइंड आउट कर लो, तो अब ये देखो कि इन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के साथ हम एक्सटर्नल किन अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं और कौन से थ्रेट्स हमसे अवॉइड हो सकते हैं। सो दूसरे लफ्जों में आईओ व्यू जो है इट इज टॉकिंग अबाउट आउटसाइड इन अप्रोच, और जो आरबीवी है रिसोर्स बेस्ड व्यू है इट इज टॉकिंग अबाउट इनसाइड आउट व्यू। क्या पहले इंटरनल ऑडिट करो फिर एक्सटर्नल ऑडिट करो, और आईओ मॉडल का कहना यह है कि पहले आप एक्सटर्नल ऑडिट करो और फिर आप अपनी इंटरनल कंपिटेंसीज को उसके मुताबिक बैलेंस वो करो। अब आप ऑथर का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको देख लो। ऑथर के कॉन्टेक्स्ट में वो कहता है कि द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच to competitive advantage advocates that external industry factors are more important than internal factors। ठीक है, इस व्यू का कहना यह है कि पहले अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स को हम फाइंड आउट करेंगे। इन अ फर्म फॉर अचीविंग कंपेटिटिव एडवांटेज, कि अगर आप लॉन्ग टर्म कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करना चाहते हो, आप लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और अबव एवरेज रिटर्न हासिल करना चाहते हो, तो फिर बेटा आपको एक्सटर्नल जो कॉन्टेक्स्ट है उसको पहले स्टडी करना है। अब जब हम आईओ मॉडल को यूज करेंगे तो आईओ मॉडल के मुताबिक आपको फर्म परफॉर्मेंस देखनी है, जो कि डिपेंड कर रही होगी किस बात पर, इंडस्ट्री की प्रॉपर्टीज पर। अब इंडस्ट्री की मेजर प्रॉपर्टीज क्या हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले यह देखा जाता है कि इंडस्ट्री के अंदर किस कदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो चुका है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हम मैस प्रोडक्शन भी कहते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की जो टिपिकल डेफिनेशन आप बना सकते हो वो ये होती है कि मार्जिनल इंक्रीज इन आउटपुट वुड डिक्रीज पर यूनिट एवरेज कॉस्ट, सो दैट इज व्हाट यू कॉल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मार्जिनल इंक्रीज इन आउटपुट वुड डिक्रीज पर यूनिट एवरेज कॉस्ट। ठीक है, सो आप कितनी बल्क प्रोडक्शन कर रहे हो और उस बल्क प्रोडक्शन करने की वजह से आपका कितना जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट में वो रिड्यूस हो रहा है। सो ये पहला हमारे पास इंडस्ट्री प्रॉपर्टी है जिसका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज बैरियर्स टू मार्केट एंट्री, कि अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक न्यू एस्टेब्लिशमेंट आना चाह रही है, नया बिजनेस शुरू होना चाह रहा है, तो उसको एंटर होने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सो बैरियर्स टू मार्केट एंट्री के अंदर आपका एक बैरियर बजाते खुद इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी है, क्या ऑलरेडी अगर इंडस्ट्री बल्क में प्रोड्यूस कर रही है तो नए यूनिट के लिए मजीद प्रोड्यूस करना कैसे फायदेमंद होगा। फिर आपका बैरियर टू एंट्री ब्रांड लॉयल्टी हो सकता है, आपकी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, बहुत सारे हम लिस्ट पूरी देखेंगे कि आपके बैरियर्स टू एंट्री क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, सो ये भी आपकी इंडस्ट्री प्रॉपर्टी है
जो कि आप IOView के तहत स्टडी करोगे। और ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमने इस सारे काम मामले में से अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को एक्सट्रैक्ट करना है। इसी तरह बेटा फिर हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखेंगे कि इंडस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं एक प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर, उनमें कौन कौन से फीचर्स और फंक्शनैलिटीज एडेड हैं, वो किस तरह प्रोडक्ट्स एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड हैं, प्रोडक्ट रेंज, प्रोडक्ट डेप्थ, प्रोडक्ट विड्थ, प्रोडक्ट लाइन विड्थ, प्रोडक्ट लाइन डेप्थ, ये सब चीजें हमारी डिस्कस की जाएंगी। इसी तरह ओवरऑल इकोनॉमी वो कैसी चल रही है, जीडीपी के फिगर्स आपके पास होने चाहिए, जीएनपी के फिगर्स होने चाहिए। आप इकोनॉमिक एनालिसिस करते वक्त बेटा याद रखिएगा कि जब आपने पेस्ट एनालिसिस जमा करवाना है एफएपी में भी और अपने कोर्स प्रोजेक्ट में भी, तो उसमें आप पिछले 3 से 5 साल का डाटा वो पिक करते हो और फिर अगले 3 से 5 साल की फोरकास्टिंग वो करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप जीडीपी की बात कर रहे हो तो जीडीपी के हवाले से आपने पिछले 3 से 5 साल का डाटा पिक करना है और उसको अगले 3 से 5 साल पर फोरकास्ट करना है। ठीक है, इसी तरह जीएनपी, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, पर कैपिटा इनकम, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपका वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, बेशुमार आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिनके इफेक्ट्स आप इंडस्ट्री के ऊपर वो देखोगे। लाइकवाइज बेटा लेवल ऑफ कंपेटिटिवनेस की बात होगी। अब लेवल ऑफ कंपेटिटिवनेस में आपको ये भी देखना होगा कि आपकी इंडस्ट्री जो है ओवरऑल उसकी इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन कितनी है, वहां पर जो यूनिट्स ऑपरेट कर रहे हैं वो मोनोपोलिस्टिकली ऑपरेट कर रहे हैं, डायोपोलिस्टिकली ऑपरेट कर रहे हैं, ओलिगोपोलिकली ऑपरेट कर रहे हैं या परफेक्ट कंपटीशन में ऑपरेट कर रहे हैं, और इंडस्ट्री का ओवरऑल पाई वैल्यू कितनी है। The word PIE stands for PIE, which means potential industry earnings. तो आप इंडस्ट्री की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इंडस्ट्री का जो पोटेंशियल ऑफ अर्निंग है, इसके ऊपर भी कमेंट करोगे। तो ये सब चीजें आपके इंडस्ट्री प्रॉपर्टीज कहलाती हैं जिनको हमने पेस्टल एनालिसिस की मदद से और पोर्टर्स 5 फोर्सेस की मदद से इस चैप्टर में कवर वो करना है। अगर कोई बेटा सवाल आपके जहन में आ रहा है तो वो काइंडली साथ साथ पूछते जाइएगा, अदरवाइज थिंग्स आर गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। ओके डियर, अब हम इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में बात को शुरू करते हैं और पेस्ट एनालिसिस या पेस्टल एनालिसिस या स्लैप्ट एनालिसिस हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। पेस्टल एनालिसिस में जब आप इकोनॉमिक फोर्सेस का ऑडिट करो तो उसमें किन किन वेरिएबल्स को आपने कैलकुलेट करना है, वो एक मुख्तसर सी लिस्ट आपके सामने मौजूद है। फॉर एग्जांपल, शिफ्ट टू अ सर्विस इकोनॉमी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि आपके ऑथर अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, हम इसको लेकर आएंगे पाकिस्तान के हवाले से कि शिफ्ट टू अ सर्विस इकोनॉमी इन पाकिस्तान, ओके, और शिफ्ट टू मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी इन पाकिस्तान। आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है वो अपना शिफ्ट किस तरफ लेकर जा रही है। अब जब हम अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में चीजों को देख रहे हैं तो याद रखिएगा कि अमेरिकन इकोनॉमी मेजरली वो डिपेंड करती है सर्विस सेक्टर के ऊपर। ठीक है, मोर देन 85% ऑफ द अमेरिकन इकोनॉमी इज सर्विस बेस्ड। ओके, यही वजह है कि आपने अगर इंटरनेशनल ट्रेवल भी किया है, आप इवन अपनी लोकल मार्केट्स में भी जाकर देख लो, आपको बहुत कम प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेड इन अमेरिका, मेड इन यूएसए वो नजर आएंगी। ठीक है, उसकी मेजर वजह क्या है? उसकी मेजर वजह यह है कि जो अमेरिकन कंपनीज थी उन्होंने आउटसोर्सिंग का सहारा लेना शुरू कर दिया। आपके जो अमेरिकन मेजर ब्रांड्स थे उन्होंने खुद चीजें बनाने की बजाय दूसरे कंट्रीज से चीजें बनवानी शुरू कर दी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट लीवाइज, अब वन ऑफ द मेजर ब्रांड्स इन अमेरिका। अब जो लीवाइज है वो आपका मेजरली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान यहां पर बन रहा है। पिंडी भटिया के पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है क्रिस्टियन बहुमान। क्रिस्टियन बहुमान इज वन ऑफ द मेजर कंपनीज हु आर द मेजर कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ लीवाइज। ओके, सो लीवाइज उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का जितना काम था वो सारा आउटसोर्स कर दिया और जो ब्रांडिंग का काम था और जो सेल्स का काम था विच इज कंसिडर्ड एज सर्विस साइड, उसको उन्होंने अपने पास रखा। सो देयर इज ए शार्प शिफ्ट इन द अमेरिकन सोसाइटी कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स द सर्विस इकोनॉमी। ओके, तो इस तरह का जो ट्रेंड है वहां से हम बात को शुरू करते हैं। इसी तरह बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, प्रोपेंसिटी ऑफ पीपल टू स्पेंड, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, मनी मार्केट रेट्स, फेडरल गवर्नमेंट बजट डेफिसिट्स,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ट्रेंड्स, कंजम्पशन पैटर्न, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, टैक्स रेट्स। बेटा ये सारा कुछ आपका कंसीडर किया जाएगा जब आप इकोनॉमिक फोर्सेस इन ए कंट्री का ऑडिट वो करोगे। अब आपने क्या करना है, इन तमाम वेरिएबल्स का डेटा पिक करके पिछले 3 से 5 साल का डेटा, अगले 3 से 5 साल की फोरकास्टिंग, और फोरकास्टिंग में आप बताओगे कि इन तमाम एस्पेक्ट्स में, इन तमाम वेरिएबल्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है कि इन इकोनॉमिक फोर्सेस का डेटा हमें कहां से मिलेगा। मैं फिर से बेटा रिपीट कर रहा हूं, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बेशुमार ऐसे हमारे पास ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जहां से आप ये डेटा कलेक्ट कर सकते हो। और कोई भी डेटा याद रखिएगा, आपने अपनी असाइनमेंट में भी, प्रोजेक्ट में भी, एफआईपी में भी विदाउट रेफरेंस कोट नहीं करना। विदाउट रेफरेंस आप जो भी डेटा कोट करोगे वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्रॉस कर दिया जाएगा। और आपका जो रेफरेंस है इट हैज टू बी ऑथेंटिक। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, आपका रेफरेंस इट हैज टू बी ऑथेंटिक। ओके, अदरवाइज लाइक विकिपीडिया और इस तरह के बहुत सारे आपके जो बेनाम किस्म की वेबसाइट्स और बेनाम किस्म के सोर्सेज होंगे, उनका डाटा बेटा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। So you have to be very much clear कि आपने जब इकोनॉमिक एनालिसिस करना है तो इन तमाम वेरिएबल्स को आपने देखना है अपने बिजनेस इन द स्टार्ट और उसके बाद ओवरऑल इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, और ये तमाम फैक्टर्स जो आपके होते हैं ये कंट्री लेवल पर स्टडी किए जाते हैं। क्लियर? अब सपोजिटली हम एक स्टेप आगे और चलते हैं। वकार, आपको बेटा मैंने अभी कुछ साइट्स बताई हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का डाटा आप ले सकते हो, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान का डाटा ले सकते हो, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट से आपको डाटा मिलेगा। इसी तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट्स हो सकती हैं, इसी तरह आपके रिसर्च आर्टिकल्स हो सकते हैं जो कि ऑथेंटिक आपके पब्लिशर्स ने पब्लिश किए हो। आईएमएफ का डाटा हो सकता है, वर्ल्ड बैंक का डाटा हो सकता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का डाटा हो सकता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डाटा हो सकता है, फर्गुसन वाले डाटा पब्लिश करते हैं। सो मेरा बेटा बहुत सारे ऐसे ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जिनकी रिपोर्ट्स जो है वो वेल साइटेड होती हैं। आपकी टारगेट मार्केट चाहे गुजरांवाला हो, लेकिन गुजरांवाला बेटा आपका पाकिस्तान से बाहर नहीं है, और जो पाकिस्तान के ओवरऑल हालात होंगे वो गुजरांवाला के ऊपर भी वैसे ही इफेक्ट कर रहे होंगे। अभी आपको मैंने डेटा दिखाया कि गुजरांवाला उन 10 सिटीज में शामिल है जो कि 19% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान कैरी करते हैं। ठीक है, दैट मींस कि पाकिस्तान में ओवरऑल जो कुछ भी हो रहा होगा वो गुजरांवाला के ऊपर डायरेक्टली इफेक्टेड है। और जब हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम, आप बात करते हो इन्फ्लेशन रेट की, इंटरेस्ट रेट की, तो गुजरांवाला पर कैपिटा इनकम इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट से बाहर तो नहीं है। जो इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान का होगा वही गुजरांवाला का होगा, जो इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में बैंक्स का होगा वही गुजरांवाला में होगा, जो पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान का होगा वही गुजरांवाला में भी होगा। So Gujranwala is not outside Pakistan, it is part and parcel of Pakistan and a major part of Pakistan, so you just cannot avoid this data. अब हम आते हैं बेटा सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक एंड नेचुरल एनवायरमेंटल फोर्सेस पर। आपकी बुक इसकी डिस्कशन शुरू करती है फ्रॉम द मेजर फैक्ट्स लाइक वर्ल्ड पॉपुलेशन इज समथिंग लाइक राइट नाउ 7 बिलियन। और एक और बात बहुत अहम याद रखिएगा कि आपको ये सारा कुछ देखना है अब पोस्ट कोविड सिचुएशन में। जब ये सारी बातें जो मैं आपकी बुक डिस्कस कर रहा हूं, जो मैं स्लाइड डिस्कस कर रहा हूं, ये सारी बातें जब की जा रही थी उस वक्त कोविड का कोई नामो निशान भी नहीं था, पैंडेमिक का कोई नामो निशान भी नहीं था। ठीक है, आपको अब देखना है कि इस वक्त लेटेस्ट करंट सिचुएशन क्या है, बिकॉज पिछले 4 माह में अब हम न्यू नॉर्मल में एंटर हो चुके हैं, और इस न्यू ईरा में, न्यू नॉर्मल में, पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन में सब के सब फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं। सो अब हमारे पास सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक एंड नेचुरल एनवायरमेंटल फोर्सेस जो हैं इसमें मेजर चेंजेस आपको बेटा लेकर आनी पड़ेंगी पोस्ट पैंडेमिक। और ये बात याद रखिएगा कि आपका जो एकेडमिक पैनल है फॉर योर एफआईपी वो कोई भी ऐसा डाटा आपसे एक्सेप्ट नहीं करेगा जो कि पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन को वाजिया ना कर रहा हो। नाउ फैक्ट्स में हमारे पास वर्ल्ड पॉपुलेशन
2028 तक जो फोरकास्टेड थी इट वाज 8 बिलियन, और वर्ल्ड पॉपुलेशन 2054 में इज गोइंग टू बी 9 बिलियन। ठीक है, सो आपको एक वेबसाइट में और रेफर कर रहा हूं, उसका नाम है वर्ल्ड मैट्रिसेस। ठीक है, आप उसको जरूर रेफर कीजिएगा, और उस वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलेंगे कि किस तरीके से आप लोग स्कैन कर सकते हो वर्ल्ड डेमोग्राफिक्स के डेटा को। उस वेबसाइट का मैं एड्रेस कोशिश करता हूं कि आपको मैं एग्जैक्टली दिखा सकूं। आप नोट कर सकते हो बेटा, उस वेबसाइट का एग्जैक्टली जो टाइटल है दैट इज वर्ल्ड मीटर्स। ठीक है, वर्ल्डोमीटर्स। सो वर्ल्डोमीटर, मैं स्पेलिंग बता रहा हूं आपको, WORLDOMETERS, worldometers.info। ओके, सो दैट इज अगेन वन ऑफ द साइट्स जहां से आपको वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स, वो कई तरह की कंट्री वाइज डेटा भी वहां से आपको वो मिल जाता है। सो यू कैन रेफर टू दैट वेबसाइट एज वेल। तो जैसा यहां पर शो किया जा रहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी 250 इन 2054, 9 बिलियन को टच करने का जो है वो हमारे पास एस्टीमेट है। सो आपको देखना यह है कि उसी के तनासुब से पाकिस्तान की भी फोरकास्टिंग कैसे होगी, पाकिस्तान में आपकी जेंडर वाइज सेग्रीगेशन कैसे होगी, और उन तमाम पर्सपेक्टिव्स में डिमांड सिचुएशन, सप्लाई सिचुएशन, ये सब चीजें आपको स्टडी वो करनी है। अब ये छोटी सी लिस्ट देख लीजिएगा जिसमें आपके की सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक एंड नेचुरल एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वो दिए गए हैं। अब आप देखिए कि जब आपने सोशियो कल्चरल ऑडिट करना है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को कैलकुलेट करने के लिए, तो अब किस किस्म का डाटा आपको रिक्वायर्ड होगा, उसकी लिस्ट आपके सामने बेटा छोटी सी डिस्प्ले है। फॉर एग्जांपल, चाइल्ड बियरिंग रेट्स, number of special interest groups, number of marriages, number of divorces, number of births, number of deaths, immigration and immigration rates, social security programs, life expectancy rate, per capita income, location and retailing, manufacturing and service businesses, attitude towards business, lifestyle, traffic congestion, बेशुमार वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें आपके नंबर ऑफ चर्चेस, नंबर ऑफ मास्क, पोल्यूशन कंट्रोल, आपके लेजर टाइम पे आप कितना वैल्यू स्पेंड कर रहे हो, एयर पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन, ये सब चीजें आपकी काउंट की जाती हैं। यहां पर आपकी आसानी के लिए एक और बात मैं वाजिया करता चलूं, इस बात को तवज्जो से समझ लीजिएगा। इकोनॉमिक सिचुएशंस में भी, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स में भी, पॉलिटिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स में भी, इन तमाम एनालिसिस के अंदर एक बात याद रखिएगा कि आपने उन वेरिएबल्स को पिक करना है जो आपकी इंडस्ट्री के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड हो। यहां पर जो आपको मैं लिस्ट दिखा रहा हूं, ये लिस्ट है टोटल कि जी इन हेडिंग्स में हमने किन किन वेरिएबल्स को कैलकुलेट करना है। लेकिन जब आप एनालिसिस कर रहे होवोगे तो आपने सिर्फ उन फैक्टर्स को, उन वेरिएबल्स को पिक करना है जो डायरेक्टली आपकी इंडस्ट्री और प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड हो। और जब हम डायरेक्टली एसोसिएशन की बात करेंगे तो सपोज अगर इस वक्त हमारे सामने 30 वेरिएबल्स हैं, तो उन 30 वेरिएबल्स में हो सकता है कि 5 वेरिएबल या 6 वेरिएबल वो डायरेक्टली आपकी इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हो। लेकिन आप गलती वहां पर करते हो कि जब आप उन शॉर्ट लिस्टिंग के दौरान किसी इंपॉर्टेंट वेरिएबल को इग्नोर कर जाओ। हो सकता है कि उस इंपॉर्टेंट वेरिएबल के अंदर आपके लिए एक मेजर अपॉर्चुनिटी या एक मेजर थ्रेट वो मौजूद हो। तो अगर आपने अपने एक मेजर अपॉर्चुनिटी और मेजर थ्रेट को अवॉइड कर दिया, भूल दिया, इग्नोर कर दिया, तो ऑब्वियसली आपका एनालिसिस जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंगली उतना ही वीक हो जाएगा। ठीक है, सो बी केयरफुल बेटा कि जब आप सोशियो कल्चरल, डेमोग्राफिक एंड नेचुरल एनवायरनमेंट वेरिएबल का ऑडिट कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी मच स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट। और उस सारे डेटा को आपने पिछले 3 से 5 साल का डेटा लेना है और अगले 3 से 5 साल की फोरकास्टिंग करनी है इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड इन टर्म्स ऑफ थ्रेट्स। अब जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल, गवर्नमेंटल एंड लीगल फोर्सेस की,
तो उसके बारे में वो कहता है कि द इंक्रीजिंग ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस अमंग इकोनॉमीज, ठीक है, ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस आ रही है, हम कई कंट्रीज से लोन ले रहे हैं, कई कंट्रीज हमसे हेल्प डिमांड कर रहे हैं, क्रॉस कल्चरल जो है वो एक्सचेंज ऑफ ट्रेड भी है, क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज ऑफ जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज भी हैं। सो आपको कई हवालों से देखना है कि ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस किस तरह से डेवलप कर रही है। उसमें इकोनॉमीज हैं, मार्केट्स की इंटरडिपेंडेंस है, गवर्नमेंट्स की इंटरडिपेंडेंस है, ऑर्गेनाइजेशंस की इंटरडिपेंडेंस है, मेक्स इट इंपरेटिव that firms consider the possible impact of political variables on the formulation and implementation of comparative strategies. ठीक है, जी बेटा, आपको सारी कैलकुलेशंस भी शो करनी है, आप ग्राफिकली और टेबुलर फॉर्म में शो करोगे कि पिछले माली सालों का आपका जो ट्रेंड था वो क्या था, और अगले माली सालों की जो आप फोरकास्टिंग कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो। तो ये हर एक वेरिएबल के लिए, हर एक हेडिंग में, जैसे इकोनॉमिक वेरिएबल है, फॉर सपोज जीडीपी, अब आपने जीडीपी की हेडिंग दी, जीडीपी में आप देखोगे कि पिछले 3 से 5 सालों में जीडीपी का ट्रेंड क्या चल रहा था, और अगले 3 से 5 सालों की आप फोरकास्टिंग जो है वो टेबुलर फॉर्म में और ग्राफिकल फॉर्म में वो शो करोगे। सो पॉलिटिकल वेरिएबल्स में जब हम बातों को डिस्कस करते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि बेटा जब हम इन बातों को डिस्कस कर रहे हैं तो आपको इस बात को बड़ा क्लियरली सोचना है कि हम किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल एनालिसिस के अंदर आपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर बात करनी है, आपने पूरे जो गवर्नमेंट का पहिया है उसके ऊपर बात करनी है, आपने गवर्नमेंट के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर बात करनी है, आपने पूरे निजाम के ऊपर बात करनी है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डिस्कशन शुरू करके मत बैठ जाइएगा। लेकिन फर्ज कीजिए कि किसी कॉन्टेक्स्ट में आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई पर्टिकुलर पॉइंट एम्फसिस डिमांड कर रहा है तो यस, यू कैन कोट द नेम एंड द डिस्कशन ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी एज वेल। एक और चीज इसमें याद रखिएगा कि पर्सनल बायसेस और पर्सनल कमेंट्स जो हैं, चाहे वो किसी भी शख्स के हों, वो एनालिसिस का पार्ट नहीं होते। आपको हर एक बात का एविडेंस और हर एक बात का रेफरेंस वो हर सूरत शो करना पड़ेगा, ठीक है। आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो, आपकी पर्सनल एसोसिएशंस आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनालिसिस, ठीक है। और अगर आप कोई कमेंट और अगर आप कोई डिस्कशन करना भी चाहते हो तो फिर बेटा आपको प्रॉपर रेफरेंसेस के साथ उस पर बात करनी पड़ेगी। A very common mistake which usually students do, और वो ये है कि वो पॉलिटिकल एनालिसिस में सबसे पहला पॉइंट हमेशा से लिखते हैं, कोई भी हुकूमत हो, वो लिखते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। नाउ सपोज अगर आपने ये वर्ड लिखा कि जी पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो आपको उसका रेफरेंस शो करना पड़ेगा कि कहां पर, किस डॉक्यूमेंट पर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डॉक्यूमेंटेड है, और उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का आपके पास एविडेंस क्या है। सो उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को आपने टेक्निकली स्टैब्लिश करना है अपने प्रोजेक्ट में भी, और ऑब्वियसली वो सारा डाटा आपका FYP में भी पोस्ट वो हो रहा होगा। यहां पर बेटा हम अपना 3rd जूम सेशन वाइंड अप कर रहे हैं। अगले जूम सेशन में आपसे मुलाकात होती है, इमीडिएटली ज्वाइन कीजिए।